Hello everyone, we are team from Monica's Nursing Academy. So today we're going to continue with our topic that is scrub typhus. So we will deal with the pathogenesis, that how this trombiculide larva infect the person and what kind of sign and symptoms appears in the person. So as we know, chigger bite. What is the chigger bite? It is the infected mite जो था ट्रॉम्बिक्यूलाइड, जिसे हमने इन्फेक्टेड लार्वा कहा है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? चिगर के नाम से जाना जाता है। तो चिगर जब किसी इंसान को बाइट करेगा तो क्या होगा? बाइट वाली जो जगह होगी वहाँ पे इस ऑरेंशिया सुसुगैमोशी जो क्या है, बैक्टीरिया है, उसकी क्या हो जाएगी? इनॉक्यूलेशन हो जाएगी। जब वहाँ पे इनॉक्यूलेशन होगी, इट स्टार्ट टू गेट इन्फ्लेम्ड, वहाँ पे जगह इन्फ्लेम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले पैप्यूल की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी, दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू अल्सर, एंड अल्सर के बाद वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? नेक्रोसिस। और जब नेक्रोसिस हो जाएगी तो वी विल सी वो जो नेक्रोस्ड एरिया है वो ड्राइड अप हो जाएगा, और उस ड्राइड अप एरिया को और एक हार्डन्ड एरिया को हम क्या कहते हैं? एस्चर कहते हैं। तो हम कहेंगे एस्चर फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमें क्या देखने को मिलेगी? लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी। लिम्फ एडिनोपैथी मीन्स द डिजीज ऑफ द लिम्फॉइड और द लिम्फेटिक वेसल्स हमें देखने को मिलेगा। इसमें लिम्फ नोड्स जो होगी उसकी एनलार्जमेंट हो सकती है, और उसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है जी। सो ये जो है वो एक तरह का सिम्टम है, एक साइन है आपको जो देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द पैथोजेनेसिस। अगर आपको ट्रॉम्बिक्यूलाइड जो चिगर है, इन्फेक्टेड लार्वा जो है, उसने आपको बाइट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज जो इसका हम दूसरा मैकेनिज्म देख सकते हैं कि जो ओरेशिया सुसुगैमोशी है ये अटैच हो जाएगा टू द एंडोथेलियल सेल्स, जिसे हम एडहेशन का प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद इट विल स्टार्ट टू माइग्रेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, वहाँ जाके ये रेप्लिकेट करेगा। जब ये रेप्लिकेट करेगा तो हमारी बॉडी के बहुत से सेल्स होंगे लाइक मैक्रोफाजेस, वो आएंगे उस प्लेस में, न्यूट्रोफिल्स आएंगे इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस, क्योंकि जब इसकी रेप्लिकेशन हो रही होगी तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि कुछ जो है फॉरेन मटेरियल ने इन्वेड किया है हमारी बॉडी को, और वो अट्रैक्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारी जो बॉडी सेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और उनका जो प्रोसेस रहता है वो रहता है फेगोसाइटोसिस। तो ये जो इन्फेक्टेड लार्वा जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, ये क्या करेगा? सॉरी, जो हमारी बॉडी के अंदर ओरेंशिया सुसुगैमोशी नाम का जो बैक्टीरिया चला गया है वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा फेगोसाइटोसिस को, और फिर क्या करेगा? उसे जब वहाँ पे सारे सेल्स आएंगे तो वो फेगोसोम्स फॉर्मेशन जो होती है, जो कि फेगोसाइटोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, टू एनगल्फ द बैक्टीरिया, वो उसे एस्केप कर देगा, और उसके बाद क्या होगा? वो डिसएमिनेट हो जाएगा इनटू द मल्टीपल ऑर्गन्स। और हम जानते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स की यही एक स्क्रब टाइफस की कॉम्प्लिकेशन भी है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली द रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, रेनल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, एंड द CNS, और यही इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि स्क्रब टाइफस और कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है? रेस्पिरेटरी को कर सकता है, रीनल को कर सकता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 to 21 डेज, और ये माइल्ड भी हो सकता है और सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है, या फिर ये फेटल भी हो सकता है कि आपकी जान तक जा सकती है अगर आपके डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है जी। बेसिकली अगर हम देखें तो ये 14 to 21 डेज रहता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ठीक है, और डेथ में अकर इन द एंड ऑफ सेकेंड वीक ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन, जैसे हमने बात की, अगर डिफरेंट तरीके के जो सिस्टम है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन इनमें सिम्टम्स जो देखने को मिलता है, फीवर हाई ग्रेड इज मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मीडियन कब देखने को मिलेगा? बिटवीन 14.4 डेज। ठीक है जी। इंटेंस जर्नलाइज्ड हेडेक is seen and diffused myalgias are seen, muscle spasm जिसे हम बोल सकते हैं, nausea, vomiting, diarrhea और कफ is seen। और एस्चर फॉर्मेशन जो है वो इसका बेसिक हम कह सकते हैं साइन है इसका, जहाँ हमें पता है कि अगर हमें कोई चीज़ बाइट करती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? रैश। अब देखिए यहाँ पे एस्चर फॉर्मेशन होने का क्या एक कॉज है कि जब ओरेंशिया सुसुगैमोशी हमारी बॉडी में एंटर करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स आर रिलीज विच इंक्रीज द ब्लड कैपिलरीज
की परमिएबिलिटी को क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं, और जो ब्लड है वो डिसैमिनेट होना शुरू हो जाता है टू द डिफरेंट बॉडी स्पेसेस। और जब वो ब्लड जो है डिसैमिनेट होगा तो वो हमें रैश की फॉर्म में देखने को मिलता है। और ये जो रैश है विद द प्रोग्रेशन, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहती है, दे कन्वर्ट इनटू अल्सर्स एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म दी एस्चर फॉर्मेशन। मतलब ये जो अल्सर्स होंगे ये सूख जाएंगे, ड्राई फॉर्म में हो जाएंगे, और क्या करेंगे, एक हार्डन्ड स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एस्चर कहेंगे। ओके, नाउ ओनली इन 46% मीन्स 5 to 80% पेशेंट्स में देखने को मिलता है एस्चर फॉर्मेशन का साइज रहता है 1 सेंटीमीटर। और ये पेनलेस पैप्यूल है एट चिगर्स बाइट, जहाँ पे आपको चिगर ने बाइट किया है वहाँ पे ही आपको एस्चर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये बेसिकली पेनलेस क्यों होता है, बिकॉज ये नेक्रोस्ड हो चुका होता है, और इसमें हमें क्या मिलती है, सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे बाइट किया होगा, इसका हो सकता है इसका साइड वाला एरिया जो है वो थोड़ा रेड हो, लेकिन बीच में आपको ऐसे ब्लैक कलर का एक मार्क मिल सकता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। द एरिया अराउंड इट इज द पिंकिश, और जो बीच में जो है वो ब्लैकिश टर्न हो गया है, बिकॉज ड्यू टू ड्राइड ऑफ, ये ड्राई हो चुका है और इसे हार्डन कर लिया है। क्यों हार्डन कर लिया है, ताकि इसका जो बाकी के पार्ट है ये उसको क्या कर सके, उसे टेम्परेली उसे ब्लॉक कर सके। देन इज इट इज़ करेक्टराइज बाय अ ब्लैक क्रस्ट की तरह ये देखने को मिलेगा। वन और मल्टीपल एस्चर्स में ऑल्सो डेवलप। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम इसके सिम्टम्स देखें, जैसे हमने पहले देख रखे हैं, अगर बेसिक सिम्टम्स कहें तो फीवर, हेडेक एंड मसल पेन, माइलेजियास जिसे हम कहते हैं। अब इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो हाउ द स्क्रब टाइफस इज डायग्नोज। सो देयर आर डिफरेंट टेस्ट, एक होते हैं जर्नल टेस्ट और एक होते हैं स्पेसिफिक टेस्ट। अगर हम जर्नल टेस्ट की बात करें तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट देख सकते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलेगा और लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स को देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब भी कभी इन्फेक्शन की बात आती है। लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट में कैन ऑल्सो एबनॉर्मल इफ स्क्रब टाइफस जो है वो बाकी एरियाज को पेनिट्रेट कर रहा है। चेस्ट एक्सरे इज ऑफन नेसेसरी एंड मे रिवील फीचर्स ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट। मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो सकता है। अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन में बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और लीवर हिपैटोमेगली या फिर स्प्लीनोमेगली देखने में अल्ट्रासाउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, अगर हम इसकी स्पेसिफिक टेस्ट देखते हैं तो एलाइजा कैन बी परफॉर्म फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू द बैक्टीरिया। नेक्स्ट, हम इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेल फेलिक्स टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज, बट इट इज़ नॉट दैट ऑफन। लेकिन कभी कभार पेपर में पूछा जाता है कि स्क्रब टाइफस को डायग्नोज करने के लिए पहले जो ज़्यादा यूज़ किया जाता था इट वॉज वेल फेलिक्स टेस्ट इस फॉर स्क्रब टाइफस। और ये कैसा टेस्ट है, एक ट्यूब टेस्ट है जिसमें क्या होती है, ए ग्लूटिनेशन हम चेक करते हैं। अगर ए ग्लूटिनेशन होती है तो इट मीन्स टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर नहीं होती तो टेस्ट इज नेगेटिव। देन वी यूज टू डू अ ब्लड कल्चर एंड वी कैन ऑल्सो गो फॉर पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ हाउ टू ट्रीट द स्क्रब टाइफस, तो स्क्रब टाइफस को ट्रीट करने के लिए जिस हम मेडिसिन का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। थर्ड जनरेशन स्पेलोस्पोरेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेम, वेरी फेमस नेम इज द डॉक्सीसाइक्लिन। और ये कितनी रिकमेंडेड है, 100 mg देना है हमें 2 बार, ट्वाइस डेली, बीडी देना है, ओरली देना है। और कितने दिनों के लिए देना है, 7 to 14 डेज के लिए देना है। और इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लेडीज वी विल एडवाइज टू गिव एजिथ्रोमाइसिन 500 mg वंस डेली, एक बार देनी है 500 mg एजिथ्रोमाइसिन। और अगर किसी को रेसिस्टेंस है डॉक्सीसाइक्लिन से तो हम उसे एजिथ्रोसाइक्लिन को जो है कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं विद रिफैम्पिसिन। So this was all about the scrub typhus. Basic introduction we have done in the previous slide, and in this slide we did about the pathogenesis, sign and symptoms, the basic diagnosis and the treatment. So thank you so much. Kindly like and subscribe our channel.